देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं नौशीन। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, गुज़िश्ता दिनों 13 अगस्त 2020 को मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई और इसराइल के दरमियान एक अमन मुआहिदा यानी पीस डील अमल में लाई गई है और इस मुआहिदे को करवाने में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सालिसी का किरदार अदा किया है। लेकिन दुनिया भर के मुसलमान जो इसराइल की सोच, उसकी असलियत से बेहतर तौर पर वाकिफ हैं, इसकी शदीद मुखालिफत कर रहे हैं और दुनिया भर की उम्मत मुसलमा की जानिब से तनकीदें मुत्तहिदा अरब अमारात पर इस्लाम के परचम और बैतुल मुक़द्दस को बेचने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आज की हमारी अहम खबर का यही मौजू है और इसी पर हम आपको इस अमन मुआहिदे और इसराइल के क़याम की तमाम तर तफसीलात से वाकिफ करवाएंगे। अरब रियासतों के बीच में यहूदी मुल्क इसराइल की रियासत का क़याम कैसे और क्यों अमल में लाया गया और किन ममालिक ने इसके क़याम की तायीद की और क्यों दुनिया भर के मुसलमान इसराइल की मुखालिफत करते हैं और इस मुल्क को तस्लीम नहीं करते। दरअसल इसराइल शाम, मिस्र, उर्दून, लेबनान और जुनूब में मिस्र और बहर अहमर यानी रेड सी है। फ़लस्तीन के साथ जुड़े इन अरब ममालिक के बीच वाला मुल्क है इसराइल। इसराइल के शुमाल में लेबनान और शाम में और मगरिबी हिस्से में उर्दून है। मशरिक और जुनूब मशरिक में फ़लस्तीन का कदीम और बकाया हिस्सा है। इसराइल बहर अहमर के साथ जुड़ा हुआ है। इस मुल्क का कुल रकबा 20,770 किलोमीटर है। इसराइल की कुल आबादी 92 लाख के ऊपर है, जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा 76 लाख यहूदी, इसके अलावा अफ्रीकी और दूसरे ममालिक से आने वाले मुहाजिरीन और दीगर मज़ाहब के अफराद भी शामिल हैं। जबकि इसराइल में अरबों की तादाद करीब 16 लाख पर मुश्तमिल है, दूसरी बड़ी आबादी है। इसराइल खुद कभी फ़लस्तीन का ही एक हिस्सा था, इसकी अपनी कोई सरजमीन कभी थी ही नहीं। दरअसल 1948 से पहले जो ज़मीन वहाँ पर मौजूद थी वो दो हिस्से फ़लस्तीन और इसराइल में बढ़ चुकी है। ये सारा इलाका 1948 से पहले फ़लस्तीनी मुसलमानों का ही था। 15वीं सदी में जब उंदलस से ईसाइयों ने यहूदियों को निकाल बाहर किया तो उन्हें खिलाफत उस्मानिया ने उनकी सितम ज़रीफ़ी पर रहम खाकर इन्हें रहने के लिए पनाह दी। हालांकि कई ईसाई ममालिक जैसे फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी और दीगर ममालिक में यहूदियों को कभी इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता था और हमेशा से ही यहूदी इन ममालिक में अक़लियती बरादरी और कमतर दर्जे में गिने जाते थे। यहूदियों के पेशवाओं ने यहूदियों की इस हालत ज़ार को मद्देनज़र रखकर 19वीं सदी में अपनी एक तंजीम कायम की, जिसे इन्होंने वर्ल्ड ज़ायोनिस्ट कांग्रेस का नाम दिया। जब ये तंजीम वजूद में आई तो इस तंजीम का एक ही मकसद था कि एक ऐसा मुल्क का क़याम किया जाए जो सिर्फ यहूदी मुमलिकत हो और उनके तमाम दीरीन अहकाम और मकासद इसके ज़रिए पूरे किए जाए और ऐसी सरजमीन पर मुल्क का क़याम अमल में लाया जाए जहाँ इनकी मजहबी आखिरी और अकलौती निशानी दीवार गिरिया मौजूद है, जो फ़लस्तीन यरूशलेम में है। इनका दूसरा मकसद था फ़लस्तीन से तमाम मुसलमानों को बेदखल करना और फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा जमाना। वर्ल्ड ज़ायोनिस्ट तंजीम इसी मकसद को लेकर आगे बढ़ती रही और इसने दुनिया भर के यहूदियों को यहाँ लाकर आबाद करने का मंसूबा बनाया और मुमलिकत इसराइल की कार्रवाई शुरू हुई और 19वीं सदी में इस तंजीम ने कई ममालिक से इसराइल के क़याम की बातचीत शुरू की, जिसके बाद अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इन ममालिक में मौजूद आलमी ज़ायोनिस्ट तंजीम को उनकी हिमायत हासिल हो गई और मुसलमानों के मुल्क फ़लस्तीन पर कब्जा करके मुसलमानों को निकाल बाहर करने का फैसला किया गया। इसराइल मुल्क की तामीर के लिए फ़लस्तीन में ज़मीनें हासिल करने की कोशिश होने लगी, लेकिन उनके इस मंसूबे का किसी को इल्म नहीं था। इसराइल मुल्क को वजूद में लाने की साजिशों की जब तैयारियां चल रही थी, उस वक्त खिलाफत उस्मानिया के 34वें सुल्तान खलीफा वक्त
सुल्तान अब्दुल हमीद दुवम खिलाफत उस्मानिया की बागडोर संभाले हुए थे। सुल्तान अब्दुल हमीद दुवम को जब सहयूनी तंजीम के मंसूबों का इल्म हुआ तो इन्होंने अपने जासूसों को हिदायत दी कि वो उनकी कार्रवाइयों पर कड़ी नजर रखें। उस वक्त सुल्तान के जासूस हर तरफ मौजूद हुआ करते थे और वो हर बात से बाखबर होते थे। जब इन्होंने इस मंसूबे से सुल्तान को वाकिफ करवाया कि फलस्तीन में कुछ अरब मुसलमान यहूदियों को जमीनें फरोख्त कर रहे हैं, तो सुल्तान अब्दुल हमीद ने फौरी कार्रवाई की और फलस्तीन में जमीन की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी और जो जमीनें यहूदियों के हाथ बेची जा चुकी थी उन तमाम जमीनों की खरीदो फरोख्त के मुआहिदों को ही मनसूख कर दिया गया। इस वाक़े के बाद यहूदियों की तंजीम और दीगर आलमी ताकतों ने खिलाफत उस्मानिया को ही खत्म करने का मंसूबा बनाया, जो सहयूनी तंजीम की सबसे बड़ी रुकावट बन रहे थे। खलीफा वक्त सुल्तान अब्दुल हमीद को खत्म करने की साजिशें शुरू हो गई, लेकिन इस तंजीम को कोई कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। 1898 में सहयूनी तंजीम के सरबराह डेविड हर्जन ने खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद से मुलाकात का मंसूबा बनाया। काफी कोशिशों के बाद इसकी मुलाकात सुल्तान से हुई। इसने सुल्तान के सामने एक पेशकश रखी कि यहूदी अफराद बेशतर मुमालिक में आबाद हैं, बेहद परेशान और कई तरह की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, लेकिन जो यहूदी फलस्तीन में आबाद है वो खुशहाल है और हम चाहते हैं कि फलस्तीन में यहूदियों को जमीनें फराहम की जाए ताकि दुनिया भर के यहूदी फलस्तीन में सुकून से रह पाएं और इसके बदले में यूरोपी मुमालिक से लिया गया सल्तनत उस्मानिया का वो पूरा कर्ज अदा कर दिया जाएगा। उस वक्त उस्मानी सल्तनत पर यूरोपी मुमालिक का बहुत बड़ा कर्ज था। सुल्तान अब्दुल हमीद डेविड हर्जन का दोहरा रवैया और उसकी चाल को भाप गए और इससे कहा, फलस्तीन मेरा नहीं बल्कि ये मेरी कौम और तमाम उम्मत मुसलिमा का है और फलस्तीन की इस सरजमीन को मेरी कौम उम्मत मुसलिमा ने अपने खून से सींचा है, जिसकी एक इंच भी दुनिया में देना मैं गवारा नहीं करूंगा और हमसे अगर कोई छीनना चाहे तो हम दोबारा अपना खून इसके लिए देने तैयार हैं। ये सल्तनत मेरी नहीं बल्कि ये मेरे लोगों की है और जब तक मैं जिंदा हूँ इस जमीन को बेचने की इजाजत नहीं दूंगा और न ही यरूशलेम की सरजमीन पर सहयूनी हुकूमत कायम करने की मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। खलीफा वक्त सुल्तान अब्दुल हमीद के सामने आलमी ताकतों और सहयूनी तंजीम की तमाम तर कोशिशें नाकाम हुई और फलस्तीन में उन्हें एक इंच जमीन भी हासिल नहीं हो पाई। लेकिन सहयूनी तंजीम के अरकान और आलमी ताकतों के सरबराहान ने 1916 में पहली आलमी जंग छेड़ दी और कई मुमालिक एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। इस पहली आलमी जंग यानी वर्ल्ड वॉर 1 में खिलाफत उस्मानिया को पहले जीत हासिल हुई, लेकिन बाद में अंदरूनी कलफशार बढ़ा और सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त होने लगी और सल्तनत उस्मानिया कई टुकड़ों में बढ़ गई और फिर फलस्तीन पर बरतानिया ने कब्जा कर लिया और फिर 1923 में अजीमुशान सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो गया। फलस्तीन पर बरतानिया के कब्जे के बाद सहयूनी तंजीम और आलमी ताकतों को पूरा और खुला मौका हासिल हो गया। फलस्तीन में दाखिल होने के तमाम तर रास्ते हमवार हो गए। इसके बाद यहूदियों ने फलस्तीन में जमीनें खरीदनी शुरू कर दी। तकरीबन 10 लाख यहूदी फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी और दीगर मुमालिक से आकर फलस्तीन में बसने शुरू हो गए। इसी दौरान दूसरी आलमी जंग छिड़ गई। इस बीच यहूदियों ने बरतानिया के खिलाफ एहतजाज शुरू किया और मुतालबा किया कि इसराइल के नाम से इन्हें मुस्तकिल मुल्क दिया जाए और इसका बाज़ाब्ता ऐलान किया जाए, जिसके बाद खित्ते में अरब मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान तनाज़ा और कशीदगी बढ़ गई। 15 मई 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने फलस्तीन के लिए एक कमेटी कायम की और 3 सितंबर 1947 को बरतानवियों की जाने के बाद इस जगह यहूदी और अरब रियासत कायम की जाए और यरूशलेम के शहर को अलग करते हुए बैनुल-अक़वामी कमेटी की निगरानी में रखा जाए।
29 नवंबर 1947 को जनरल असेंबली ने इस बारे में करारदाद पेश की गई, जिस पर यहूदियों की नुमाइंदा तंजीम जूश एजेंसी और सहयूनी कांग्रेस ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली की इस करारदाद और इस मंसूबे को कबूल कर लिया। लेकिन अरब लीग और फ़लस्तीन की अरब हायर कमेटी ने इसे मुस्तरद कर दिया और 21 दिसंबर 1947 को 3 रोज़ा हड़ताल का ऐलान किया गया, जिसके बाद अरबों ने यहूदियों पर हमले शुरू कर दिए और खाना जंगी की शुरुआत हो गई। शुरुआत में यहूदियों ने इन हमलों को रोका, लेकिन जब दोबारा फ़लस्तीनी अरबों ने हमला किया तो इसमें फ़लस्तीनी अरबों की मईशत तबाह हुई। इसी बीच 2.5 लाख फ़लस्तीनी अरबों को वहां से निकाल दिया गया। 14 मई 1948 को बरतानवी इक़्तिदार के खत्म होने से एक ही दिन कबल जूश एजेंसी के सरबराह डेविड बिन गुरियन ने मुमलिकत इसराइल के क़याम का ऐलान किया और 15 मई 1948 को बाज़ाब्ता इसराइल नाम से एक आज़ाद मुल्क कायम कर दिया गया। लेकिन मुस्लिम ममालिक ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मुसलमानों, अरब ममालिक और फ़लस्तीनी अवाम जानते थे कि इसे धोखे से हासिल किया गया है। इसी बीच 4 अहम मुल्क मिस्र, शाम और इराक की अफवाज फ़लस्तीन में दाखिल हुई और 1948 के अरब इसराइल जंग शुरू हुई। 1 साल की जंग के बाद जंग बंदी हुई और मौजूदा वेस्ट बैंक जुनूबी यरूशलेम पर उर्दू ने कब्जा कर लिया। मिस्र के कब्जे में गजा की पट्टी आ गई। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के बाद इसराइल से 7 लाख फ़लस्तीनियों को दोबारा निकाला गया। इनके घर, इनकी ज़मीनें और दौलत पर यहूदियों ने कब्जा कर लिया। 11 मई 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा में अक्सरियती राय से इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन मुंतखब कर लिया गया और इसराइल एक खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर कबूल कर लिया गया, जबकि फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा ने रुकन के तौर पर कबूल नहीं किया। फ़लस्तीन के तमाम सरपरस्तों ने जमाल अब्दुल नासिर की क़यादत में इसराइल को तस्लीम करने से इनकार करते हुए इसको तबाह करने का ऐलान किया। 1967 में मसाइल बढ़ते चले गए। अरब मुल्कों ने फ़लस्तीन के लिए अपनी फ़ौजों को मुतहरिक करना शुरू कर दिया। इसी बीच इसराइल ने 6 रोज़ा जंग का ऐलान किया और मिस्र के फौजी अड्डे पर तबाहकुन हमले किए। इस जंग में इसराइली फ़िज़ाइया ने अरब मुखालिफिन मिस्र, उर्दून, शाम और इराक पर अपनी बरतरी साबित कर दी और बदतरीन शिकस्त का अरबों को सामना करना पड़ा। इस जंग में इसराइल ने गजा की पट्टी, वेस्ट बैंक, जजीरा नुमा सीना और गोलान की पहाड़ियों पर भी कब्जा किया और यरूशलेम के हुदूद को बढ़ाता चला गया और मशरिक़ी यरूशलेम भी इसराइल के कब्जे में चला गया। फ़लस्तीन और खिलाफत उस्मानिया का खात्मा और इसराइल के क़याम में अरब के कई मशहूर ख़ानदानों ने भी भरपूर ताउन किया है। ये एक ऐसा सच है जो मिटाया नहीं जा सकता। उम्मत मुस्लिमा में ही अपनों ने इसराइल से गठजोड़ किया, जिनमें मौजूदा सऊद ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान का नाम भी सर फहरिस्त है। इसराइल ने फ़लस्तीन पर कब्जा करके इसराइली मुल्क की बुनियाद डाली। धोखे से इसने हजारों फ़लस्तीनियों की जानें ली और आज तक इसराइल का जुल्म सितम फ़लस्तीनी अवाम पर जारी है। यही वजह है कि मुस्लिम ममालिक ने इसके क़याम को शुरुआत से ही कबूल नहीं किया। हालांकि मुत्तहिदा अरब ममालिक ने तवील अरसे तक मुत्तहिद होकर इसराइल की मुखालिफत की। इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए कई तरह की मुश्किलात का भी सामना किया। इस्लामी ताउन तंजीम की तश्कील में भी फ़लस्तीन का मसला सर फहरिस्त हुआ करता था। रफ्ता रफ्ता कई अरब ममालिक में खाना जंगी की शुरुआत हुई। जो मजबूत अरब ममालिक थे उन्हीं मुल्कों की खाना जंगी और बगावतों के मसाइल में उलझा दिए गए और इसराइली दुश्मनी का असर कम होता चला गया और तरक्की, ताउन, अमन जैसे मसाइल को लेकर अमेरिका ने मुसालिहती किरदार अदा किया और कई ममालिक और तुर्की ने इसराइल को अपना सिफारती खाने खोलने की इजाजत दे दी और इसे तस्लीम कर लिया। चूंकि तुर्की में सेक्युलर और मजहबी निज़ाम से बेजार हुकूमत थी और खुलकर इसराइल से दोस्ताना मरासम थे, तुर्की की आवाम में एक जज्बा, सोच व फिक्र में तब्दीली उस वक्त आई जब रजब तैयब अर्दोगान के सदर बनने के बाद इसराइल के साथ तुर्की के ताल्लुकात तल्ख और कशीदा होते चले गए। जब इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन की आवाम पर हो रहे जुल्म सितम के सामने आने लगे और तुर्की ने इसराइल से अपने ताल्लुकात ही खत्म कर दिए,
जो कि ना के बराबर है। इसी बीच ईरान ने भी शुरुआत में इसराइल की हुकूमत को तस्लीम कर लिया था, लेकिन ईरान में इस्लामी इनकलाब के बाद इसने भी मुकम्मल तौर पर इसराइल से अपने सिफारती ताल्लुकात का खात्मा कर लिया। लेकिन हिंदुस्तान ने 1992 में इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम किए। हालांकि पहले अरब ममालिक के दबाव की वजह से हिंदुस्तान इसराइल से ताल्लुक कायम नहीं कर सकता था। अचानक ही 13 अगस्त 2020 की रात ने सबको चौंका दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई और इसराइल ने अमन मुआहिदा किया, जिसमें सालिसी का किरदार अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अदा किया है। इस मुआहिदे की खबर सामने आते ही यूएई पर तनकीदों के वार शुरू हो गए। यूएई का कहना है कि मुआहिदे के मुताबिक इसराइल मकबूजा गर्ब उर्दुन के इलाके को इसराइल में जम नहीं करेगा। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के बीच सरमायाकारी और सयाहत, मौसिलात, टेक्नोलॉजी, तवन्नाई, हेल्थ, कल्चरल, सखाफत, माहौलियात जैसे कई इशूज पर मुलाकातें और पेशरफ्त जारी रहेंगी। इसी बीच अमेरिका के सदर ने इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू और अबूज़बी के वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन जायद के मुश्तरका बयान में इसका इजहार भी किया कि ये एक तारीखी पेशरफ्त है। मशरक़ वस्ता में अमन के क़याम में इससे मदद मिलेगी और अब इस मुआहिदे से ये साफ तौर पर वाज़े हो गया है कि इसराइल अब अरब अमारात यूएई में अपना सिफारतखाना कायम करेगा। अरब अमारात और इसराइल के दरमियान इस मुआहिदे में अमेरिका के साथ देखा जाए तो सऊदी अरब भी शामिल है और ये कयास भी लगाया जा रहा है कि आइंदा बरसों में सऊदी अरब इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार करेगा। हालांकि पहले से ही इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान निजी तौर पर ताल्लुकात तो मौजूद हैं। मुमलिकत ईरान, तुर्की, दीगर ममालिक ने इस मुआहिदे को मफाद परस्ताना कहा है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ मुआहिदे को मुनाफिकाना तर्ज अमल करार दिया और इसकी मुखालिफत की और कहा तारीख और इस तरह के लोग इस मुआहिदे को कभी भी फरामोश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ ये मुआहिदा अपने ज़ाती मफादात के लिए किया है। मजीद एर्दोगान ने कहा फ़लस्तीनी अवाम की मुखालिफत और खित्ते की इंतजामिया का रद्द अमल जायज़ है। मुत्तहिदा अरब अमारात को अरब लीग के मुंतखब करदा मंसूबे के साथ चलना चाहिए था। ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है कि इस मुआहिदे को फ़लस्तीनी अवाम के लिए फ़ायदेमंद करार दिया जा रहा है, जबकि फ़लस्तीनी अवाम की जानिब से इसके खिलाफ शदीद मुखालिफत सामने आई है। फ़लस्तीनी अवाम ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया है। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास के तर्जुमान ने बयान में कहा कि फ़लस्तीन मुत्तहिदा अरब अमारात से अपना सफ़ीर वापस बुला रहा है। ये बात वाज़े तौर पर सामने आ गई कि मुआहिदे से इसराइल और अमेरिका के लिए बुनियादी तौर पर ये एक बड़ी कामयाबी है। अब मुत्तहिदा अरब अमारात का इसमें क्या फ़ायदा होगा अभी बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रहा है। जैसे कहा जा रहा है कि मुआहिदे के मुताबिक इसराइल गर्ब उर्दुन यानी वेस्ट बैंक को अपना हिस्सा नहीं बना सकता, जो कि गुज़िश्ता दिनों इसे लेकर फ़लस्तीन में खूब मुखालिफत और एहतजाज हो रहे थे। वेस्ट बैंक गर्ब उर्दुन फ़लस्तीन का एक कदीम और अहम इलाका है। अगर इसराइल ने इसे अभी अपने मुल्क का हिस्सा बना दिया तो फ़लस्तीनियों के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। इसी बीच अमारात के वज़ीर ख़ारजा अनवर क़रक़ाश का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक जुरायतमंदाना कदम उठाया है और इससे वेस्ट बैंक में इसराइल के इंज़माम के वक़्त को रोका जा सकेगा। लेकिन इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने वाज़ेह कर दिया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ दोस्ताना ताल्लुकात के ऐलान में वेस्ट बैंक के इसराइली खुद मुख्तारी के ऐलान को वापस लेने की कोई शर्त नहीं है। गर्ब उर्दुन के इलाके इसराइल का मुस्तकिल हिस्सा है और इस बात पर हम कायम हैं, जबकि खुद नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बेशक अमारात की जानिब से वेस्ट बैंक के इलाकों पर इसराइल की खुद मुख्तारी को वापस लेने की तजवीज़ सामने आई थी, लेकिन हमने अमारात की जानिब से रखे गए इन फैसलों को कबूल नहीं किया है। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने साफ कह दिया कि वेस्ट बैंक इसराइल का हिस्सा बनकर रहेगा। अब आगे देखना ये होगा कि इस मुआहिदे में क्या पेशरफ्त होगी और इससे किसको क्या फ़ायदा पहुंचेगा और किसे नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे ही मजीद अहम मौज़ूआत के साथ नाज़रीन हम फिर आपके सामने एक बार हाजिर होंगे। तब तक के लिए नौशिन को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ,
बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज, हक की आवाज।